अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है बेटा वॉइस? बताइए। ठीक है, तो कल का पहले रिवीजन कर ले जितना हमने कल तक पढ़ा था हमने। ठीक है, पहले हम कल का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 रहेगा, कनेक्शन जिसका नाम था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आयरन को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसका नाम आपके पास क्या था? एक तो आपके पास आयरन ओर था, एक आपके पास लाइम था, और तीसरा आपके पास क्या था? कोक। ठीक है, फिर इस जो आपके पास आयरन ओर रहता है इसी को क्रशिंग एंड रोलिंग किया जाता है, फाइन पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद में इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से इम्प्योरिटीज कम की जाती है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है लाइम और कोक के साथ में, और वहां से बनता है पिग आयरन। ठीक है, क्या बनता है? पिग आयरन। इस पिग आयरन को ही मैं अगर डालता हूं कहां पे? आपके पास क्यूबोला फर्नेस के अंदर, तो मुझे आपके पास क्या मिलता है? कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो कितनी थी आपके पास? 2 से 3%। और कार्बन कंटेंट कितना था आपके पास? 2 से 4%। कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण से इसका स्ट्रेंथ आपके पास क्या था? ज्यादा होगा, हार्डनेस ज्यादा होगा, ब्रिटलनेस ज्यादा होगा, डक्टिलिटी कम होगा, टफनेस कम होगा, वेल्डेबिलिटी भी क्या होगा? कम होगा। जब इस पिक को लेके जाता हूं आपके पास स्पडिंग फर्नेस के अंदर, तो इस स्पडिंग फर्नेस से आपके पास कौन सा आयरन बनता है? आपके पास बनता है रोट आयरन। और इस रोट आयरन के आपके पास 2 नाम थे। ठीक है, पहला आपके पास नाम यहाँ पे क्या था? इसको बोलते हैं प्योर आयरन। प्योर आयरन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर इम्प्योरिटी जो रहती है वो आपके पास कितना होती है? अप्रोक्सीमेट 0। दूसरी बात क्या है कि इसको सॉफ्ट आयरन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कितना भी हम खींच सकते हैं, क्योंकि कार्बन कंटेंट यहाँ पर 0.1% से कम होता है, जिस कारण से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, हार्डनेस कम होती है, और अब बिटरनेस कम होता है, बट डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपके पास जो टफनेस है ज्यादा होता है, और आपके पास जो वेल्डेबिलिटी है वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कारण से इसको कितना ही खींच लो ये नहीं टूटता। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन। फिर बात करते हैं, अगर मैं इसको लेके जाता हूं आपके पास ओपन हर्थ, बेसमर एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो इन तीनों से मेरे पास क्या बनता है? स्टील बनता है। स्टील की प्रॉपर्टी क्या थी कि यहां पर कार्बन कंटेंट 0.1 से 1.5% होगा, इम्प्योरिटी 1 से 2% होती है। ठीक है, पिक को क्यूबोला में लेकर गए थे सर, पिक को क्यूबोला में लेके गए थे तो बेटा कास्ट आयरन बना था ना। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके पास स्टील को ही कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग ही फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। अगर कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.3% है तो क्या बनेगा? लो कार्बन स्टील। क्या बनेगा? लो कार्बन स्टील। तीनों से करेंगे तभी मिलेगा स्टील, या लास्ट में से तीनों में से इंडिविजुअल में से बेटा किसी में भी करो आपको वहां से स्टील ही बनता है। तीनों में से किसी में भी करो वो स्टील ही बनता है। कोई एक आपको बात बताया था कि पहला पुराना मेथड था, फिर लेटेस्ट और ये बीच वाला मेथड था। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को बोला जाता है माइल्ड स्टील। क्या बोला जाता है? माइल्ड स्टील। अगर कार्बन कंटेंट 0.15% से कम होता है तो इसे ही बोला जाता है आपके पास क्या? डेड माइल्ड स्टील। क्या बोला जाता है? डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, स्लैग अलग वर्जन है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं, अगर आपके पास 0.3 से 0.8% होता है तो क्या बोलते हैं? मीडियम कार्बन स्टील। और आपके पास अगर 0.8 से 1.5% होता है क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट आयरन को क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है पिग, दूसरे पे आता है कास्ट, तीसरे पे आता है माइल्ड, चौथे पे आता है आपके पास रोट आयरन। फिर हमने बात किया था आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज की, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैंने आपके पास लिखवाई थी। जैसे कि वो प्रॉपर्टी आपके पास कौन कौन सी थी जो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहला आपके पास जो ई रहता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। जो जीओ आपके पास होता है वो 0.77 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। पॉइजन रेशो की अगर बात करते हैं तो इलास्टिक लिमिट में 0.3 होता है और प्लास्टिक के अंदर 0.5 होता है। अल्फा जो आपके पास होता है वो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। यूनिट वेट की अगर बात करें तो वो आपके पास 7850 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर बात करते हैं, हाँ इतना काफी है। ठीक है, फिर बात करते हैं अलॉय मटेरियल जो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना, बस एक याद रखना कि कार्बन एक ऐसा अलॉय मटेरियल है जो आपके स्टील की प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा ही चेंज करता है। और आपके पास कार्बन को लेके जो आपके पास टेबल थी वो याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि कार्बन जब बढ़ता है तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ता है, और आपके पास जो ब्रिटलनेस है वो ये तीनों चीजें बढ़ती है। और कम क्या क्या होता है? टफनेस कम होता है आपके पास,
और डक्टिलिटी आपके पास कम होती है, जो वेल्डेबिलिटी है वो भी क्या होती है, कम होती है। और जब उल्टा करूंगा तो ये तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक ग्राफ का, जो ग्राफ मैंने आपके पास कैसे बनाया था, ऐसे P Q R। ये R ग्राफ किसका है, रोट आयरन का। जो आपके पास Q वाला किसका है, किसका है, ये वाला माइल्ड स्टील का। और ये किसका है, कास्ट आयरन का। जो आपके पास माइल्ड स्टील में इसमें कार्बन कंटेंट कास्ट से कम होता है और रोड से ज्यादा होता है, इस कारण से माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में मिलती है। ये रोड आयरन से क्या लेता है, डक्टिलिटी, और इससे क्या लेता है, स्ट्रेंथ। तो इसी कारण है कि माइल्ड स्टील के अंदर आप यूज करते हो कहां पे, आपके स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। स्टील स्ट्रक्चर में सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ आपके पास एक चीज को छोड़कर, पहला आपके पास कहता है कि भाई इसका जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा आता है। दूसरी बात करते हैं कोरोजन, और कोरोजन होने के सिर्फ दो ही फैक्टर है, पहला आपके पास एयर एंड दूसरा आपके पास क्या होता है, वाटर। जब ये दोनों एक साथ एक्ट करते हैं आपके पास स्टील सरफेस पर, तो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन से बचने के लिए हम आपके पास स्टील के ऊपर कौन सी लेयर लगा देते हैं, कौन सी लेयर लगा देते हैं बेटा, क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं। क्रोमियम स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और साथ में कोरोजन से भी रोकता है। जो सेंटर मोस्ट पोर्शन है टीएमटी बार का, जिसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है तो ये क्या देता है, डक्टिलिटी देता है। जो आपके पास मिडल लेयर है वो आपके पास कैसी होती है, वो आपके पास हार्ड होती है। हार्ड होती है तो क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसका बना होता है, क्रोमियम का। और क्रोमियम किसको रोकता है, आपके पास HY, अच्छा ये स्ट्रेंथ लिख दिया क्या आपने, ठीक है। तो आपके आउटर लेयर किस, क्रोमियम के, जो क्या देगा आपके पास, ठीक है। फिर हमने बात किया था आपके पास डिजाइन थ्योरीज की, 3 थ्योरीज की हमने बात की थी। पहला आपके पास WSM था, WSM को यील्ड स्ट्रेस मेथड भी कहते हैं। ये थ्योरी जो आपके पास थी वो अनइकोनॉमिकल है, बट आने वाले लोड के लिए क्या है बेटा, ये सेफ है। यहाँ का डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, मतलब यहाँ से लोड कभी भी आपके पास जितना भी आप कैलकुलेट करते हैं उससे कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ से, ये आपके पास क्या था, ULSM, जिसे कहते हैं अल्टीमेट लोड मेथड, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक लोड मेथड। यहाँ से जो थ्योरी थी इकोनॉमिकल थी, बट आने वाले लोड के लिए क्या था आपके पास, ये अनसेफ था। और अनसेफ भी बोले तो किस क्राइटेरिया में फेल हो जाती है बेटा, ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में फेल हो जाती है, जो मैंने आपको सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था उसके अंदर, ठीक है। इसी कारण से हमने एक ऐसी थ्योरी यूज करी जिन्होंने इन दोनों को आपके पास रेक्टिफाई किया। दोनों को रेक्टिफाई किया था तो इन्होंने एक यूज किया एक थ्योरी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी कारण से जो LSM का अप्रोच था उसका नाम क्या पड़ गया, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पड़ गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ये जो थ्योरी होती है बेटा ये इकोनॉमिकल भी होती है, दूसरी बात ये सेफ भी होती है। और यही कारण था कि हमारा जो IAS 800 2007 इन तीनों में से किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर बेस है, LSM के अंदर। इसी कारण से जो हम डिजाइन करते हैं स्टील का बेटा वो भी किस पे करते हैं, LSM पे करते हैं, ठीक है ना। किस पे करते हैं, आपके पास LSM पे करते हैं। फिर बात किया था हमने आपके पास यहाँ पे कुछ लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन बताए थे जो कि इसके अंदर यूज करते हैं। 2 तरीके के आपके पास क्राइटेरिया बताए थे। मैंने आपके पास बताया था एक क्राइटेरिया आपके पास था कौन सा था आपके पास, एक तो था सेफ्टी क्राइटेरिया। सेफ्टी क्राइटेरिया को क्या नाम बोलते हैं, कोलैप्स क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास LSM। इसके अंदर कितनी लिमिट थी, 5 थी। कौन कौन सी थी, टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्जन, फ्लेक्चर एंड शियर। दूसरी का आपके पास जो लिमिट थी उसका नाम क्या था, सर्विसिबिलिटी। इसमें कितने लिमिट थी बेटा, इसमें भी 5 थी। कौन कौन सी थी, वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन, कोरोजन, फायर, ठीक है। आपके पास ये कौन कौन सी थी, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजन एंड फायर। ये भी आपके पास 5 लिमिट आ गई यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके पास यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन में परमिसिबल। ये परमिसिबल स्ट्रेस थी, इसी के नाम क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा अलोवेबल स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं आपके पास वर्किंग स्ट्रेस। याद रखना, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास ब्रिटल का होता है तो वहां पे यील्ड स्ट्रेस ना होके क्या जाती है, अल्टीमेट आती है। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटल मेटल है उसके अंदर यील्ड तो होता नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, अल्टीमेट होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आपके पास, अगर मुझे परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी होगी तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यील्ड स्ट्रेस को डिवाइड कर देता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देता हूं, क्लियर। फिर बात करते हैं आपके पास जो परमिसिबल स्ट्रेस थी वो इंड्योरेंस के लिए कितनी थी बेटा, इंड्योरेंस लिमिट थी आपके पास 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेयरिंग के लिए कितना था, 0.75 FY था। FI की वैल्यू कितनी लेनी है, 250 लेनी है। बेंडिंग के लिए कितना है, 0.66 FI। टेंशन कंप्रेशन परमिसिबल स्ट्रेस कितनी थी, 0.6 थी, 0.6 FI। फिर बात करते हैं मैक्सिमम शियर की कितना था,
0.45 FY था और आपके पास एवरेज बोले तो 0.4। फिर हमने बात किया था कि आपके पास जो स्टील है, जो माइल्ड स्टील है, वो कैसा मटेरियल है, वो डक्टाइल है। डक्टाइल है तो बेटा किस में फेल होगा, शियर में। यही कारण था कि शियर में मैंने क्या यूज किया था, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया था। और पूछ ले कितना किया था तो बता देना कि भाई 2.5 किया था। फिर मैंने क्या कहा था कि पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड जनरली कितना लिया जाता है, 1.5। कैसे यूज करते हैं कि डिजाइन लोड इक्वल टू पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर लोड इनटू वर्किंग लोड। फिर बात करते हैं आपके पास पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर मटेरियल, जो आपके पास कैसे यूज किया जाता है, डिजाइन स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं और आ जाता है। ये अगर मैं बोल दूं भाई स्टील के लिए बता दो कितना होगा तो बेटा याद रखना 1.15। मैं बोलूं भाई कंक्रीट के लिए कितना होगा तो होता है 1.5 होता है, ठीक है। फिर मैंने बात किया था कि जो भी मेरे पास डिजाइन स्ट्रेंथ है वो हमेशा, डिजाइन जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, अप्लाइड लोड से। और मैंने वहां पे क्या लिखवाया था, आपके पास लिखवाया था वहां पे डिजाइन एक्शन, तो कंफ्यूज मत होना। फिर बात करते हैं कि जहां पे भी मुझे FU दिखाई दिया वो डिवाइड करेंगे 1.25 से, और जहां पे भी मैंने FY दिखाई दिया डिवाइड करूंगा 1.1 से। ये वैल्यू किसके लिए है, ये परमिसेबल स्ट्रेस है, किसमें, बियरिंग में, बेंडिंग में, टेंशन में, कंप्रेशन में। बट बेटा ये थ्योरी कौन सी है, याद रखना LSM। जब भी शियर में बात करते हैं तो वैल्यू और रिड्यूस हो जाती है, इसी कारण से इसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1/√3 से और 1/√3 से। और ये वैल्यू किसके लिए है, अब ये शियर के लिए है और मैं किसका भी यूज करूंगा, इसको LSM में यूज करूंगा, ठीक है क्या। लास्ट बात मैंने बताया था कि जो आपके पास माइल्ड स्टील है वो मटेरियल है कैसा, डक्टाइल। डक्टाइल फेलियर होता है किसमें, शियर में। शियर में कितने डिग्री पर, 45। कैसा फेलियर दिखता है, कप एंड कोन फेलियर। और इसी कारण से आपके पास, ठीक है, कप एंड कोन फेलियर कितने डिग्री पर होगा, 45। फिर बात किया था आपके पास जो फोर्स है बेटा वो हमेशा कहां पे लगना चाहिए, CG पर। और क्यों करना चाहिए, टू अवॉइडेंस ऑफ मोमेंट, क्योंकि जब मोमेंट लगता है फोर्स के साथ में तो उसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी कारण से लोड हमेशा CG सेंटर या न्यूट्रल एक्सिस पे लगना चाहिए। क्लियर क्या, यहां तक हमारे पास फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है बेटा। फटिक के लिए कभी डिजाइन नहीं करते, इंडोरेंस के लिए डिजाइन करते हैं। फटिक पे तो मेंबर फेल हो जाता है, तो फेलियर पे कभी डिजाइन नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। फेलियर पे हम कभी डिजाइन नहीं करेंगे, हम इंडोरेंस पे करते हैं। अब हमारी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बट यहीं से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है आज स्टील स्ट्रक्चर। बात यह है यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मैंने लिखवाया है कनेक्शन कहते हैं यहां से, ठीक है। बट एक्चुअल में स्टील अब स्टार्ट हो रहा है, वो सिर्फ बेसिक था आपके नॉलेज के लिए, वो सिर्फ आपके बेसिक था आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कनेक्शन कब कहते हैं, कि किस मेंबर को कनेक्शन कहते हैं, किस मेंबर को कनेक्शन कहते हैं। पहले बता देता हूं कि यहाँ पे कनेक्शन क्या होते हैं। देखिए कोई भी जो दो मेंबर होते हैं, ठीक है, हाँ डिटरमिनिस्टिक मतलब फेल नहीं होता, ठीक है। मतलब कि WSM की बात कर रहा होगा, ये बात सिंपल से समझ जाना कि डिटरमिनिस्टिक मतलब कि वो किस थ्योरी की बात कर रहा होगा, आपसे WSM की बात कर रहा होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कनेक्शन कब बोला जाता है। कोई भी आपके पास जो मेंबर होते हैं वो क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर लेंथ के होते हैं। अब मुझे तो मेंबर का बड़ा बनाना है, मतलब कि मेंबर को बड़ा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दो मेंबर को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जॉइंट बनाएंगे। और जॉइंट कैसे भी हो सकते हैं, वो वेल्डेड भी हो सकते हैं, वो आपके पास वोल्टेड भी हो सकते हैं, वो रिवेटेड भी हो सकते हैं। रिवेटेड आपने देखा होगा बस और ट्रेन में जब जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपके पास कुछ दिखता है, देखा था ना आपने, बोल्ट कुछ इस तरीके से जो दिख रहा था, इस ऐसे वाली चीज को क्या बोलते हैं, रिविट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गोल सा बटन टाइप होता है, बटन बोल्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, रिविट होता है। तो मतलब यहाँ पे दो मेंबर को जोड़ने के लिए जो मैं यूज करता हूं मेंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं। और ये कनेक्शन जरूरी क्यों है, अब बात आता है कि यार ये जरूरी है क्यों। अब होता क्या है कि मैंने अपना घर बनाया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से बनाया, मतलब कि मैंने जो लेबर यूज करा वो बहुत अच्छा यूज करा, बहुत एक्सपीरियंस वाला। मैंने जो मटेरियल यूज करा वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का यूज करा, बहुत ही हाई क्वालिटी का, सब कुछ अच्छा रखा। पर जैसे ही मैंने आपके पास स्ट्रक्चर पर लोड लगाना, वो स्ट्रक्चर फेल हो गया। रीजन उसका
उसका रीजन क्या होगा कि भाई जहां पे जो ज्वाइंट हो रहे थे ना, जो स्लैब और कॉलम में जो ज्वाइंट हुए थे वो आपने अच्छे नहीं रखे। तो मतलब आपके पास क्या है कि आपके स्ट्रक्चर में सबसे जरूरी क्या होते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। या आप कितना अच्छा मशीनरी यूज कर लो, आप कितना अच्छा मटेरियल यूज कर लो, वो मेंबर फेल ही हो जाएगा अगर आपके पास कनेक्शन अच्छे नहीं होंगे। तो इसी कारण से आपके स्ट्रक्चर में सबसे जरूरी क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। ठीक है, क्लियर क्या? हाँ, जॉइंट खराब है, सिंपल सी बात है। तो हम बताते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई जॉइंट होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसके, चलिए। ठीक है, इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, it is a structural element for joining of different element for joining of different member of a structural framework, यहां तक लिखो, स्ट्रक्चरल framework and safely transfer the loads। ओके, लिख लीजिए। ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो डिफरेंट मेंबर को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, जो इजीली से लोड को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, फ्रेमवर्क बेटा, फॉर्मवर्क नहीं, फ्रेमवर्क होता है ना अपने पास, ऐसे आपने देखा होगा जब टोस्ट पढ़ते हैं आप, इस तरीके से फ्रेमवर्क होते हैं, स्टील के पूरे के पूरे बनते हैं, उन्हीं के जॉइंट ही तो करते हैं। यार मैंने देखो अब तक अपनी क्लास में मैंने कभी स्क्रीनशॉट वाली बात नहीं करी है, मुझे ठीक नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट आप ले। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर लिखते रहें यहाँ पर साथ में, अगर आपको जैसे सूटेबल लगता है आप वैसे कर लो। ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट में इंटरेस्टेड है वो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले ला करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई स्क्रीनशॉट लो, और मैं ये नहीं कहता कि आपको लिखो, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा यहाँ पर, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मैं इतना टाइम देता हूं कि आप लोग लिख सके। ठीक है, चलिए लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया क्या? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो यहां पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन। ओके, मेनली आपके पास जो कनेक्शन होते हैं ना, वो आपके पास 3 टाइप के होते हैं, बट हम क्लासिफाइड यहाँ पे 2 में करते हैं। जैसे कि पहला जो आपके पास टाइप होता है उसे मैं आपके पास बोलता हूं डायनेमिक कनेक्शन। क्या बोलता हूं? डायनेमिक कनेक्शन। ओके, कैसे कनेक्शन है ये है डायनेमिक कनेक्शन। और जो दूसरे आपके पास कनेक्शन है उन्हें आपके पास बोला जाता है आपके पास स्टैटिक कनेक्शन। क्या बोला जाता है? स्टैटिक कनेक्शन। अब डायनेमिक कनेक्शन का मतलब आपके पास क्या है कि इस टाइप के पास जो कनेक्शन होगा वहां पे जो लोड है वो किस में होगा? मूविंग स्टेट में होगा। मतलब उस मेंबर्स के ऊपर जो लोड है वो क्या कर रहा होगा? वो मूविंग स्टेट में होगा। तो उस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोल देंगे? डायनेमिक कनेक्शन। ठीक है, और जो आपके पास स्टैटिक कनेक्शन होते हैं, ये आपके पास कनेक्शन कैसे होंगे कि इस टाइप के कनेक्शन के ऊपर जो लोड है ना वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होने वाला है। ठीक है, समझ गए? डायनेमिक कनेक्शन और स्टैटिक कनेक्शन क्या होते हैं? हाँ, मेट्रो वाले में जो कनेक्शन होते हैं वो डायनेमिक होंगे। ठीक है, तो अब हम पहले डिस्क्राइब करते हैं किसको? डायनेमिक कनेक्शन को। ओके, डायनेमिक कनेक्शन। डायनेमिक कनेक्शन ठीक है,
डायनामिक कनेक्शन के अंदर आपके पास क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन resist dynamic loading, resist dynamic loading, which generated the alternative stresses, we generated the alternative stresses, ओके। अल्टरनेटिव बोले या रिवर्सिबल बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। अब बात आपके पास क्या है कि जो डायनामिक लोडिंग है ये अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस कैसे जनरेट करती है। देखो, आप एक बीम अज्यूम करके चलिए कि भाई ये आपके पास कोई बीम है, ये आपके पास कोई बीम आ गई, ओके, और इस बीम के ऊपर जो लोड है वो अभी मूव कर रहा है, तो ये लोड आया और यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आपके पास इस मेंबर के ऊपर लोड आएगा तो आपका जो बीम है वो कुछ इस वे में डिफ्लेक्ट होगा, ओके, इस वे में डिफ्लेक्ट होगा। अगर आप इस मेंबर को यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जैसे ही मेंबर के ऊपर लोड आया तो वो मेंबर डिफ्लेक्ट कर गया, और डिफ्लेक्शन के कारण से जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो जनरेट होगा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होगी, टेंसाइल। अब ये लोड आया और चले गया, मैं सेम स्पान रख रहा हूं, इस स्पान की बात करूं मैं, इसके आगे वाले की नहीं, मैं इसी की स्पान में बात कर रहा हूं। अब लोड था वो यहां से चले गया, अब लोड चले गया तो भाई इसका कुछ वेट तो होगा, इसका कुछ वेट तो होगा, तो मतलब अभी भी डिफ्लेक्ट करेगी बट इसके कंपेयर में कम होगी, इसके कंपेयर में कम होगी ड्यू टू सेल्फ वेट। जब हम सोम पढ़ते हैं ना, जब हम सोम पढ़ते हैं तो हम कभी भी मेंबर का वेट कंसीडर नहीं करते। आप देखना, कभी आप सर आपको बताते थे कि भाई ये बीम है और बीम के ऊपर ये लोडिंग लग रहा है, पर आपके पास क्या होता है कि जब हम आरसीसी और स्टील पढ़ते हैं ना, तो वहां पे मेंबर का लोड भी कंसीडर करते हैं। जैसे आपको याद होगा, जब आप आरसीसी पढ़ते तो आप डेड लोड को कंसीडर करते थे लाइव लोड के साथ में, पर जबकि आपके पास सोम में कभी भी हम किसको कंसीडर नहीं करते, मेंबर के वेट को, बट यहां पे हमें कंसीडर करना पड़ता है। आरसीसी और स्टील दोनों में हम मेंबर के वेट को भी कंसीडर करते हैं। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही। जो अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस होती है ना, उन अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस को बोला जाता है आपके पास क्या, अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस को क्या बोला जाता है, साइक्लिक लोडिंग बोला जाता है। और जो अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस होते हैं इन्हीं को ही बोलते हैं आपके पास रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस। जैसे कि मैंने आपको कल बता रहा था ना कि मेंबर के ऊपर लोड आएगा, डिफ्लेक्ट होगी, मेंबर के ऊपर लोड गया, स्ट्रेट, फिर लोड आया, फिर डिफ्लेक्ट हुआ, फिर मेंबर्स पे ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप की लोडिंग को क्या बोला जाता है, साइक्लिक लोडिंग। और इस टाइप की जब लोडिंग लगती है तो मेंबर पे जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसे बोलते हैं रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस या बोलते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस, ठीक है। अभी भी मेंबर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन होने के बाद स्ट्रेसेस जनरेट होगी, वो सी डेक्स होगी और टी डेक्स होगी। अब इस मेंबर के ऊपर दोबारा लोड आ गया, इस मेंबर के ऊपर दोबारा लोड आ गया, ठीक है, दोबारा लोड आ गया, अब वापस लोड लगा दो, फिर आपके पास यहाँ पे मेंबर पे डिफ्लेक्शन होगा और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन। अब आपके पास जो ये सी टाइप की जो स्ट्रेस है बेटा, वो बहुत 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 ज्यादा होने वाली है इस सी डेक्स से। तो मतलब इस टाइप से जो स्ट्रेसेस लगती है ना, ये स्ट्रेसेस आपके पास कौन सी होती है, ये आपके पास होती है अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस। इस टाइप से जो स्ट्रेसेस लगती हैं उन्हें आपके पास क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस या फिर रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना, ये होती है आपके पास अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस। अब दूसरी बात यहां पे क्या होती है कि आपके पास ये जो कनेक्शन है डायनामिक वाले, ये किस लोडिंग को रोकते हैं, डायनामिक को, और जो कौन आपके पास स्ट्रेस जनरेट करती है, अल्टरनेटिव। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, रिवेटेड connection is provided, riveted connection are provided in the dynamic connection, in the dynamic
कनेक्शन। अब बेटा अब आप पता है क्या नोटिस करना, आप जाना किसी एरोप्लेन के अंदर, आप जाना किसी बस में, आप जाना किसी ट्रेन में, तो आपको क्या मिलेगा पता है, वो उन जगह पर आपके पास जो कनेक्शन होंगे वो सारे कैसे होंगे, रिवेटेड। सारे कनेक्शन कैसे होंगे, रिवेटेड। तो जहां पे भी डायनेमिक कनेक्शन होते हैं, मतलब कि जहां पे लोडिंग डायनेमिक टाइप की होती है, वहां पे आपके पास कनेक्शन कैसे होंगे, रिवेटेड कनेक्शन होंगे। क्लियर। अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस का मतलब होता है बेटा साइक्लिक लोडिंग। ये जो आपके पास स्ट्रेसेस हैं ये साइक्लिक लोडिंग के कारण से जनरेट होती है, ठीक है। रिवेटेड बोल्ट शेयर में फेल हो जाते हैं। किसने कहा, डिपेंड क्या फोर्स कौन सा लगा रहे हैं बेटा, उसमें फेल होता है, ठीक है। बना लीजिए इसको यहां तक, इसको बना लीजिए इतना यहां तक, फिर आगे बात करते हैं स्टैटिक कनेक्शन की। हाँ बना लिया। हाँ रिवेटेड ही होते हैं बेटा वहां पे जहां पे लोडिंग आपके पास मूविंग में रहती है, वहां पे आपके पास डायनेमिक ही होते हैं। बेटा आपके पास लोडिंग देखो, यहाँ पे लोड आया तो डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट होने के कारण से स्ट्रेस जनरेट हुई। यहाँ से लोड नहीं था पर जब भी इसके सेल वेट के कारण से यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगी, पर जो ये स्ट्रेस जनरेट होगी वो सेल वेट के कारण से कौन सी होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वेट प्लस लोड है और यहाँ पे ओनली किस कारण से है, सेल वेट के कारण से। इस कारण से बेटा जो आपके पास लोडिंग के कारण से स्ट्रेस है वो बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है जो कंपेयर टू सेल वेट के आती है। और इस टाइप की जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस, ठीक है। हाँ रिवर्सिबल बोलते हैं अल्टरनेटिव को, बिल्कुल सही। क्लियर। अब बात करते हैं आपके पास किसकी, स्टैटिक की, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास स्टैटिक की। सेकंड आपके पास कनेक्शन है, उनके नाम आपके पास क्या है, स्टैटिक कनेक्शन। कैसे हैं, स्टैटिक कनेक्शन। ये कनेक्शन आपके पास कैसे होते हैं, this type of load, this type of connection, this type of connection resist static load, resist static load, ओके। अगर स्टैटिक लोड नहीं पाता तो समझ जाना कि वहां पे कौन सा लोड होगा, कांस्टेंट लोड। कौन सा लोड होगा, कांस्टेंट लोड, ओके। अब आपको पास नोटिस करना, आप इस बात को, ठीक है। अब किसको आपके पास देखिए, हाँ क्या क्या बातें करते हो, देखिए स्टैटिक के अंदर क्या रहता है कि यहां पे जो आपके पास लोड होगा वो मूव नहीं करता, वो कांस्टेंट ही रहता है। वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपने पास जब कोचिंग में जाते थे या अपने पास स्कूल में जाते थे तो आप एक चेयर देखते थे ना, जहां चेयर पे आप इस तरीके से लिखते थे, या फिर वो बेंच मान लीजिए जहां पर अपने पास आप बैग रख के उस पर बैठते थे। तो आपने कभी नोटिस करे कि वो बेंच और या फिर वो जो चेयर थे उनके कनेक्शन कैसे थे, बताइए भाई। वहां पे लोड क्या है, कांस्टेंट है ना। वहां पे तुम गए और जाके बैठ गए, उठते थोड़ी ना थे, फिर वहीं पे बैठ ही जाते थे। उठे फिर लंबे टाइम के लिए उठोगे, फिर बैठोगे तो लंबे टाइम के लिए ही बैठोगे। तो वहां पे लोड कैसा होता था आपके पास, कैसा होता था, हाँ तुमने देखे ही नहीं, वहां बेटा वेल्डिंग होता था। जो तुम्हारे बेंच है ना वहां पे देखना, कभी तुम्हें कैसे मिलेंगे, तुम्हें आपके पास वेल्डेड मिलेंगे। कभी देखना तुम्हारे जाके, बोल्टेड नहीं होते थे, वेल्डेड होते थे। इस बार दोबारा कोचिंग में जाना, देखना दोबारा तुम्हें कैसे मिलेंगे। तुमने वो चेयर देखी होगी जो टूट जाती होंगी, तुमने वो बेंच नहीं देखे जो तुम्हारे साल में, और जब तुम नर्सरी से लेकर 10th में भी आ गए थे ना, वो बेंच वहीं पे ही थे, ठीक है। तुमने वो चेयर देखी होंगी जो टूट जाती होंगी, वहां पे मेंटेनेंस का काम चलता है। तो जाओगे तो सही बेटा,
तो यहाँ पे जहां पे लोडिंग क्या होती है, कांस्टेंट, जहां पे लोडिंग कांस्टेंट होती है वहां पर आपके पास कैसे प्रोवाइड करते हैं, वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट स्टैटिक लोडिंग, टू रजिस्ट स्टैटिक लोडिंग। अब माइंड में एक बात आई कि यार सर नहीं, तुम देखना कभी तुम्हारे पास जो बेंच होते हैं जहां तुम बैठते हो वहां पे आपके पास वेल्डेड हो रखी होती है, उनके ऊपर जो तुम्हारे बैग थे ना वहां पे बोल्टेड होंगे, तब तुम्हारे फटे होंगे। ठीक है, छोड़िए, अब नोटिस करना कि जहां पे लोड कांस्टेंट होता है ना, मतलब तुम बैठ गए तो तुम बैठ ही गए, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही उठने वाले हो, तो लोड कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लोड जहां पे होता है, ठीक है, जहां पे कांस्टेंट लोड होता है वहां पे कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं, वेल्डेड। अब बात आपके पास क्या आती है कि सर डायनेमिक में क्या प्रॉब्लम आया जब मैं वेल्डिंग को करूंगा, तो बेटा आपके पास देखो। अच्छा एक बात बताइए, आपने वर्कशॉप का काम किया है जहां पर आपके पास वो वर्दियां पहन के आप वो लेबर वाला वर्क करते थे, वह वर्कशॉप में गए हो या नहीं गए, वेल्डिंग किया होगा ना आपने। तो जब आपने वेल्डिंग किया था तो आपने क्या नोटिस करा कि जैसे ही तुम उसको वेल्डेड कर रहे हो कुछ सेकंडों के जस्ट बाद ही वो ठंडा हो जाता है। ये नोटिस करा था आपने कि जिस जगह को आप वेल्डिंग कर रहे हैं, जो जॉइंट बना रहे थे, वो कुछ सेकंडों के बाद ही ठंडा हो जाता था। ठीक है, जब बेटा आपके पास ऐसा होता है ना कि कोई मेंबर हाई हीट का है, मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और कुछ ही सेकंडों में ठंडा हो जाता है, तो बेटा वहां पे ना एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटल। जब आपके पास कुछ चीज गर्म होती है ना और वो सडनली ठंडी हो जाती है तो वहां पे एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिसका नाम क्या होता है, ब्रिटल। अब बेटा ब्रिटल के ऊपर कभी ये लोड लगा के देखो, ब्रिटल के ऊपर ये लोड लगा के देखो, लोड आया वो उठता नहीं है, लोड आया वो उठेगा नहीं, वो टूट ही जाएगा। वो क्या होगा, वो टूट ही जाएगा। तो मतलब आपके पास जहां पे लोडिंग इस टाइप की है ना, इस टाइप की, वहां पे तुम वेल्डिंग तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेटा वो कनेक्ट आपके पास जो जॉइंट होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि वो सडन कूलिंग होती है। सडन कूलिंग के कारण से वो ब्रिटल नेचर जनरेट कर देती है और ब्रिटल में कभी भी डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं होता, मेंबर सीधा क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसी कारण से हमारे पास जहां पे लोडिंग डायनेमिक होती है वहां पे सिर्फ रिवेटिंग ही करते हैं, वहां पे आपके पास वेल्डिंग नहीं कर सकते। क्लियर क्या? हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो कि हाँ समझ गए। ठीक है क्या? ठीक है, अगर रीजन तुम्हें जानना हो तो भाई तुम्हारे लिए एग्जाम में नहीं पूछ सकता, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें जानना हो तो यहां पे लिख देना। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन इज ब्रिटल नेचर, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ड्यू टू सडन कूलिंग। क्या लिखोगे, वेल्डेड कनेक्शन इज ब्रिटल नेचर ड्यू टू सडन कूलिंग। क्लियर क्या? ये कभी पूछता नहीं है, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए कि तुम्हें पता हो कि भाई मैं डायनेमिक में इसको क्यों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिटल नेचर का है, क्योंकि सडन कूलिंग हो जाती है। सर स्केल थोड़ा है वो स्टील का होता है, सर स्केल होता है वो स्टील का होता है, वो तो थोड़ा फ्लेक्सिबल जैसा होता है। हाँ, तो वहां पे वेल्डिंग कहां पे आ गई सचिन बेटा, वहां पे वेल्डिंग कहां से आ गई? तुम पूछना क्या, ड्यू टू सडन कूलिंग, ड्यू टू सडन कूलिंग। ओके, ड्यू टू सडन कूलिंग, तेजी से ठंडा हो जाता है, इस कारण से बेटा वो किस नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। अच्छा नॉर्मली पूछ रहे थे, ठीक है मैं नॉर्मली बता देता हूं, हाँ कि हाँ वो स्टील का होता है। ठीक है चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात आपके पास पता है क्या आती है कि सर मैंने कहीं बोल्टेड भी देखा था। बात क्या आती है कि सर जहां पे लोडिंग डायनेमिक था वहां मैंने सर वेल्डिंग भी, वो बोल्टेड भी देखा था। बेटा आपने पूरा नहीं देखा, आपने सिर्फ वेल्डिंग होते हुए वहां पे बोल्टेड होते हुए देखा है। होता क्या है कि जहां पर आप, जैसे आपने कभी रेल सेक्शन देखे होंगे, आपने कभी रेल सेक्शन देखे, कभी पटरियों पे गए हो क्या? ये बताओ पहले, पटरियों पे गए हो क्या? तभी पता चलेगा चीज।
गए हो ना पटरियों पर? क्या करने गए थे तुम पटरियों पर? पहले तो ये बताओ। तुम सभी हाँ हाँ कर रहे हो, तुम पटरियों पर करने कहाँ जाते हो? भाई मत जाया करो, कितनी बार मना क्या है, घर पे रहा करो, ठीक है? तो मत जाना। अब सुन लो बात, ये आपके पास क्या है, ये रेल सेक्शन है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे व्हील आपके पास चलता है ना, तो ये व्हील जब आपके पास टाइम के साथ में इसको बिल्कुल फ्लैट कर देता है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर देता है, तो कुछ टाइम के बाद में ये रेल सेक्शन वहां से चेंज करने होते हैं। तो वहां पे आपके पास क्या होता है कि दो रेल सेक्शन के बीच में आपके पास फिश प्लेट लगा के उसमें बोल्टेड कर देते हैं। जब ये सेक्शन खराब हो जाता है ना, तो यहां से जो आपके पास फिश प्लेट थी जो इनको कनेक्ट करके रखी थी, यहां से नट खोलते हैं, फिश प्लेट हटाते हैं और बोल्ट को वहां से निकाल देते हैं। क्लियर क्या? तो वहां पर जहां पर तुम चीजों को मेंटेनेंस करना है, मतलब जहां पे चीजें रिप्लेसमेंट में रहती है, वहां पर हमेशा कनेक्शन कैसा होगा? बोल्टेड होगा। क्लियर क्या? क्योंकि देखो रिवेटेड होता है परमानेंट कनेक्शन, एक बार लग गया और अगर वो वहां से हटेगा ना तो समझ लो सेक्शन खराब है, समझ गए? और दोबारा वहीं पर तुम लगा नहीं सकते उस रिवेटेड को, खत्म हो चुका। वेल्डिंग के अंदर आपके पास क्या होगा, एक बार हो गया तो हो गया, समझ गए? पर बोल्टेड में क्या होता है कि अगर सेक्शन खराब होता है ना, तो बोल्ट वापस खुल जाते हैं नट से और वापस लग जाते हैं सेक्शन को रिपेयर करके। तो लास्ट लाइन हमारे पास क्या बनेगी? लास्ट लाइन हमारे पास क्या बनेगी कि नोट करके लिखना, लास्ट लाइन आपके पास क्या बनेगी? बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड where maintenance is allowed, where maintenance is allowed। ओके, तो याद रखना बेटा, जहां तुम्हें लोडिंग कैसे हो, वाइब्रेटिंग हो या मतलब डायनेमिक में हो, तो रिवेटेड। जहां पे लोड आपके पास कैसा हो, कॉन्स्टेंट, मतलब एक बार बैठ गए तो बैठ गए, तो वहां पे वेल्डेड। और जहां पे चीजें रिप्लेसमेंट में होगी वहां पे बोल्टेड। क्लियर? बना लो। बेटा मजाक कर रहे थे, चले जाया करो। क्लियर है कि यहां तक? हाँ तो बोल लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आता है आपके पास ऑर्डिनरी बोल्ट। ऑर्डिनरी मतलब ये साधारण बोल्ट है, सब जगह यही बोल्ट यूज करते हैं, सब जगह भी ये बोल्ट यूज करते हैं। तो पता है इसके नाम किस किस नाम से आता है? कंफ्यूज मत होना कभी भी, यही अलग अलग नेम से आपसे एग्जाम में पूछता है। इसके नाम क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसी बोल्ट को, जो ऑर्डिनरी बोल्ट है, इसी को बोलते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट, इसी को बोलते हैं बेटा अनफिनिश्ड बोल्ट। इसी को ही बोलते हैं रफ बोल्ट, इसी को ही बोलते हैं रफ बोल्ट। इसी को ही बोलते हैं कॉमन बोल्ट, इसी को ही बोलते हैं कॉमन बोल्ट। बेटा इसी को ही बोलते हैं क्या? ब्लैक बोल्ट। क्या बोलते हैं? ब्लैक बोल्ट। तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, ठीक है? मनमोहन कहाँ हो तुम? दिखाओ। हाँ तो लिखा है, तुम्हारा कमेंट पढ़ा तो है हमने, तुम्हारा ही तो कमेंट पढ़ रहे हैं बेटा मनमोहन। सरफराज बेटा एक साथ दे देंगे आपको, ठीक है? एक साथ दे देंगे। क्लियर क्या? चलो ये सभी नाम क्या है? ये एक ही बोल्ट के हैं, ये सभी नाम एक ही बोल्ट के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये जो बोल्ट होते हैं, these bolt are provided for light load structure, light load structure, light load structure।
जिन स्ट्रक्चर पे लोड कम आता है, जिन स्ट्रक्चर पे लोड कम आता है वहां पे इनको प्रोवाइड करते हैं, मतलब लाइट लोड स्ट्रक्चर में इनको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इनको देखोगे ना तो ये आपको पता है कैसे मिलेंगे, जो आप शॉप पर जाओगे तो ये आपको कैसे मिलेंगे, ये कैसे डेजिग्नेटेड होते हैं, डेजिग्नेटेड एज M5 to M36। ओके, जैसे आपके पास ग्रेड होती है ना स्टील की, M5, M10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस टाइप से होते हैं, बस चीजें कुछ यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये कैसे आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, आप दुकान पे जाके बोल देना भैया M20 का बोल्ट दे दो, वो आपको अपना नाम दे देगा। ठीक है, बस कंक्रीट जैसा होता है बट वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये बोल्ट मुझे कहाँ मिलेगा। ये बोल्ट मिलेगा मुझे IS कोड में 1363 के अंदर या फिर 1367 के अंदर। होता क्या है, कोई बोल्ट होते हैं जिनकी शेप ऊपर से कैसे होती है, रेक्टेंगुलर होती है। कुछ बोल्ट होते हैं जो ऊपर से कुछ ऐसे होते हैं, हेक्सागोनल। तो मतलब कि जैसे बोल्ट का शेप चेंज होता है ना ऊपर से, भाई स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया या सर्कुलर हो गया, तो ये कोड अलग अलग हो जाते हैं। पर ये आपके पास 1363, 64, 65 और 67 के इनके बीच में मिलता है। बट मेनली जो कोड यूज होता है ना वो 63 और 67 रहता है। 1363 और 1367 इन दो के अंदर ये कोड मिलते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, डेजिग्नेटेड के बाद क्या लिखा है, एज M5 to M36, M5 to M36। 15 नहीं है बेटा, 5 है। M5 से लेकर M36 ये होता है। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, वेयर जो आपके पास M है बेटा वो आपके पास क्या होती है, वो मैट्रिक यूनिट होती है। क्या होती है, मैट्रिक यूनिट होती है, जो किस में होती है, वो बेटा mm के अंदर होती है। याद रखना किस में होती है, mm में। बहुत बार पूछा है व्हाट इज m, तो याद रखना यहाँ पे जो m है वो मिक्स नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट RCC भी पढ़ते हैं तो जिनको नहीं पता होता ना तो वहां पे ये समझ जाते हैं कि m का मतलब क्या है, मिक्स है। बट यहाँ पे मैट्रिक यूनिट है। और भाई मैट्रिक यूनिट जो हम ऐसा ही कोड होता है उसमें कहता है कि मैट्रिक यूनिट जो होती है वो जनरली मीटर होती है, बट यहाँ पे जो मैट्रिक यूनिट है वो बेटा mm है। तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। और ये M5 से लेकर M36 तक मिलते हैं, मतलब 5, 10, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 30, 35, 32 कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो M5 है अभी बता रहा हूं, मनमोहन, मनोज अभी रुक जाओ बेटा। ये जो नंबर होते हैं ना ये क्या बताते हैं, ये नॉमिनल डाया को बताते हैं। क्या बताते हैं, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ओके, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट। मैं अभी बताऊंगा कि नॉमिनल डायामीटर क्या होता है। ठीक है, क्या अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बना लो इसको, ये रहा। किस कोड के अंदर में आते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट, 1363 और 1367। इनके नाम क्या क्या है, अनफिनिश है, रफ है, कॉमन है, ब्लैक है। ये लाइट लोड के लिए प्रोवाइड करते हैं। रीजन क्या है लाइट लोड का इनका होने का पता है कि भाई लाइट लोड ही क्यों ले रहा है ये, क्योंकि ये जो जिस स्टील से बनते हैं ना वो स्टील होती है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील से बनते हैं। इस कारण से ये लोड बेटा कैसे लेते हैं, ओनली लाइट लोड ले पाते हैं। ये दोबारा बताना सर बोल्ट की साइड, अब ये लिख लो फिर मैं उस पेज पर ही आने वाला हूं। होते हैं नॉमिनल। हाँ तो बोल दो, यहां तक हो गया क्या? ठीक है, चलो अब ये रहा M, यहाँ पे मैट्रिक यूनिट जो mm में होती है, और जो नंबर होते हैं जैसे M5 हो गया तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है। ठीक है मनमोहन, मैं देख रहा हूं तुमने हाँ सर बोला है, दोबारा मत कहना कि सर तुम्हें कमेंट नहीं देखते। देखते हैं भाई, हाँ सर लिखा है तुमने, H इसमें बड़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोट करके आपके पास क्या बताना है कि जो आपके पास जनरली जो बोल्ट होता है वो आपके पास कौन टाइप की लोडिंग को लेता है। जनरली जो आपके पास लोड है वो किस टाइप की लोडिंग को लेता है। ठीक है, तो बोल्ट जनरली कैरी, बोल्ट्स आर जनरली
जनरली सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन फोर्स। ओके, कैसे फोर्स लेते हैं? एक्सियल टेंशन फोर्स। एक्सियल मतलब कैसे होते हैं कि ये आपके पास कोई मेंबर है और ये इसके क्या हो गया, सीजी ऑफ एक्सिस, तो यहां से कोई लोड पास कर रहा है, तो इस टाइप के लोडिंग को क्या बोलते हैं? एक्सियली टेंशन फोर्स। टेंशन कैसे होता है? इस नेचर का होता है। जो मेंबर में बाहर की तरफ जाते हैं फोर्स उन्हें बोलते हैं टेंसाइल, और जो अंदर की तरफ लोड आते हैं जो मेंबर पे बेंडिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं कंप्रेसिव। ठीक है क्या? हाँ तो बोल दो भाई, हाँ तो बोल दो एक बार। हाँ, नोट कर लिया? आगे बताए क्या? मनमोहन तुमने सर बोला है और इसमें एस बढ़ा है, ठीक है। चलो, अब आपके पास जब तुम बोल्ट देखोगे ना, जब तुम बोल्ट देखोगे बाजार में लेने जाओगे तो तुम्हें बेटा बोल्ट ऐसे मिलेगा, तुम्हें बोल्ट कुछ ऐसे मिलेगा, और इस बोल्ट के ऊपर तुमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तुमने थ्रेडिंग बना रखी होगी, जिसे तुम जनरली लैंग्वेज में चूड़िया बोलते हो। यहाँ पे तुमने थ्रेडिंग बना रखी होती है, ठीक है। और जो आपके पास ये वाला जो डाया है ना, ये वाला जो आपके पास डायामीटर है, जहाँ पे थ्रेडिंग नहीं होती, याद रखना, जहाँ पे थ्रेडिंग नहीं होती, इस डायामीटर को बेटा बोला जाता है आपके पास क्या? नॉमिनल डायामीटर। क्या बोला जाता है? नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट। और जहां पे थ्रेडिंग होती है, याद रखना, जहां पे थ्रेडिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके पास नेट डाया। क्या बोलते हैं? नेट डाया, ठीक है। और इसी को ही अगर आपको पता है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इसको और नाम से क्या बोलता है? शैंक डाया। इसी को ही बेटा बोलते हैं क्या? शैंक डाया, ठीक है। क्या बोलते हैं? शैंक डाया। और जहां पे थ्रेडिंग होती है उस पर आपके पास क्या बोलते हैं? थ्रेडेड पोर्शन। क्या बोलते हैं? थ्रेडेड पोर्शन। थ्रेडेड पोर्शन, थ्रेडेड पोर्शन। क्लियर? और अब आपके पास क्या होता है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे ना, शैंक डाया के अकॉर्डिंग एरिया निकालोगे, ठीक है, अगर शैंक डाया के अकॉर्डिंग एरिया निकालोगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? एएस। याद रखना, एग्जाम में वो सीधा देगा एएस, तो समझ जाना कि वो एरिया किसका है? शैंक डाया का है। और शैंक डाया के अकॉर्डिंग देखो चीज कैसी होती है? सर्कुलर होती है। तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है भाई? π/4 d का स्क्वायर। क्या होता है? π/4 d का स्क्वायर, ठीक है। सर डाया तो पूरी लेंथ में सेम होता है ना? क्या बात कर रहे हो बेटा मनमोहन, क्या तुमने बोल्ट नहीं देखे क्या अब तक? बेटा अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे अगर ये चूड़िया कर दोगे, अब तुम बताओ यहाँ पर ये जो मेरे पास ये जो पेन है वो सेम है क्या? अब देखो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग कर रखी है तो यहाँ का डाया यहाँ के डाया से कम हुआ ना, तो जहां पे मैं कह रहा हूं आपके पास जो चूड़िया बना दूंगा, जो मैं थ्रेडिंग कर दूंगा, तो बेटा वहां से नॉर्मली बात है कि डाया रिड्यूस होगा। भाई कुछ तो होगा पर एरिया रिड्यूस तो होगा ना। हाँ, थ्रेडेड मैं बता देता हूं, अगर थ्रेडेड पोर्शन से अगर आप निकालोगे एरिया तो बेटा उस एरिया को क्या बोलते हैं? नेट एरिया। क्या बोलते हैं? नेट एरिया। देखो विदाउट थ्रेडेड वाले पोर्शन से निकालोगे तो एरिया क्या होगा? शैंक एरिया। और थ्रेडेड वाले पोर्शन से अगर एरिया निकालोगे तो बेटा एरिया क्या होगा? नेट एरिया होगा। अब ये बताओ एरिया कौन सा ज्यादा होगा? शैंक वाला या नेट वाला? शैंक वाला या नेट वाला? कौन सा ज्यादा होगा? शैंक वाला, नेट वाला? शैंक वाला होगा। इसी कारण से थोड़ा सा कम कर दो इनटू एएस के, तो ये इस एरिया के कितने परसेंट होता है? 78% होता है। मतलब इसका एरिया क्या होगा? 0.78 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर। आंध्र प्रदेश का एई का पेपर क्वेश्चन सुनना, हाउ मच रिडक्शन इन द एरिया इन द थ्रेडेड पोर्शन? हाउ मच रिडक्शन इन द एरिया इन द थ्रेडेड पोर्शन कंपेयर टू शैंक एरिया? शैंक एरिया के कंपेयर में जो थ्रेडेड वाला पोर्शन है वो कितना कम होता है? 0.78 नहीं, कितना कम होता है? 22%। समझ गए ना बात को? भाई वो पूछेगा कितना होता है? 78%। कितना कम होता है? 22%। तो बेटा क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ के टिक करना कि वो पूछ रहा है कि हाउ मच रिडक्शन, या की पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया। क्लियर क्या भाई? पूछता कि शैंक एरिया की कितना है? 78%। और कितना रिडक्शन हुआ है? तो बेटा 22%। ठीक है,
लाल से इतना गंदा चेहरा किसका है? लिखवा दूं भाई, ये 78 है, ये 100% है। अब मैं ये रिडक्शन लिखवाऊं, ये 78 है और ये आपके पास 100% है, तो मुझे ये लिखवाना पड़ेगा। जैसा तुम चाहो लिखते रहो, पेज भरते रहो। लिखिए, एरिया ऑफ रिडक्शन, जैसा आप चाहो भाई, एरिया ऑफ रिडक्शन इन दी थ्रेडेड पोर्शन, इन दी थ्रेडेड पोर्शन। वैसे बता देता हूं, ये क्वेश्चन था, ये कोई लाइन नहीं थी जो मुझे लिखवाना पड़े। ये मैं अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाने लगूंगा तो तुम क्वेश्चन क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? बात ये है, ये क्वेश्चन था, अगर तुम क्वेश्चन की लाइनें यहाँ पे लिखवा दोगे मुझसे तो तुम क्वेश्चन में करोगे क्या? अब यार ये तुम्हें पता चल रहा है 78%, तो कम तो तुम बताओगे ना, और वो तो क्वेश्चन करने पे पता चलेगा। अगर मैं क्वेश्चन की चीजें डायरेक्ट यहाँ पे लिखवा दूंगा फिर तुम क्वेश्चन क्यों करोगे? तो मेरे नोट से पढ़ लेना, क्वेश्चन करोगे कैसे फिर तुम, ये तो बताओ। लिख लो, एरिया ऑफ रिडक्शन इन द थ्रेडेड पोर्शन, इन दी, पीछे लिखते हैं, एरिया ऑफ रिडक्शन इन दी थ्रेडेड पोर्शन is 78% of shank area, 78% of shank area। सेकेंड लाइन में लिखोगे कि भाई 78% है तो कितना रिड्यूस हुआ? रिडक्शन इन 22%, रिडक्शन इन 22% ऑफ शैंक एरिया, 22% ऑफ, लिखते जाओ फिर, शैंक एरिया, रिडक्शन इन 22% ऑफ शैंक एरिया इन द थ्रेडेड पोर्शन, इन द थ्रेडेड पोर्शन। हर लाइन लिखना जो भी बताता जा रहा हूं। क्वेश्चन करोगे, समझ जाओगे, मेरा काम था पढ़ाना, मैं पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, खुद क्वेश्चन करना, जितने स्टेट के हैं हर जगह से क्वेश्चन करना, फिर देखना कि तुम्हारे क्वेश्चन तो जरूर लगेंगे, बट कब लगेंगे? जब तुम खुद क्वेश्चन लगाओगे। अब मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ वो पॉइंट बताऊंगा जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है? मुझे लग रहे हैं तुम अब तक सिर्फ पढ़ा नहीं है, कभी क्या कहें, तुम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। तुम कभी पढ़ना चीजें, तुम्हारे जो नोट्स बनेंगे ना, मैं कह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया तुम क्वेश्चन देखना, कहीं के भी उठा के तुम्हारे क्वेश्चन इस नोट से ही लगेंगे। कहीं का पेपर देखो, तुम्हारे स्टिल के क्वेश्चन लगेंगे। यकीन नहीं आता, एसएससी के इस बार का पेपर देख लेना और नोट्स पीछे के उठा के देख लेना मेरे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे नोट्स क्या बनेंगे, ठीक है? और तुम्हें लगना है कि तुम्हें ये जो क्वेश्चन की लाइन है मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, तो बेटा समझ नहीं आ रहा, फिर तुम पढ़ोगे कैसे? ठीक है, चलिए दूसरे जो आपके पास बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि अगर आप जब जाके बोल्ट को देखोगे तो मतलब कि आप जब बोल्ट को लोगे तो किसी पैकेट में मिलेंगे पूरे की पूरे बोल्ट, और उस पैकेट के ऊपर इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो मेंशन होता है कुछ ग्रेड करके, ठीक है? आपके पास किसी बोल्ट का स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे उस पेपर के ऊपर, मतलब जिस पैकेट में आप इनको लेकर आते हो, आप नॉर्मली आपको खुले मिलेंगे, पर जहां से बनकर आते हैं वो एक पैकेट में आते हैं, कट्टे के अंदर आते हैं, वैसे सिंपल सा बताऊं। और उस कट्टे के ऊपर जैसे सीमेंट के कट्टा आता है ना, उस पर लिखा होता है ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। ऐसे ही आपके पास जब बोल्ट आते हैं तो वहां पे ग्रेड गिवन होती है, और इनकी जो ग्रेड होती है वो कुछ इस तरीके से गिवन होती है, ग्रेड 4.4। ओके, कैसे गिवन होती है? ग्रेड 4.4 गिवन होती है। तो ग्रेड के अंदर जो पहला नंबर है वो बताता है आपके पास FUB, मतलब ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके,
अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि पहला नंबर कितना है 4, तो बेटा ये हो जाती है 400 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ओके, और जो आपके पास FYB है, जो आपके पास क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, तो ये आपके पास अल्टीमेट कितना है 400, पीछे वाला जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये जो 0.4 करके है, इसी को अल्टीमेट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके पास 400 इंटू 0.4, कितना हो गया 160 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। इस तरीके से आपको बोल्ट के स्ट्रेंथ निकालनी है। तो याद रखना, आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं देगा, वो आपको क्या गिवन देगा, वो ग्रेड गिवन देगा। तो ग्रेड के अंदर जो पहला नंबर है बेटा, वो क्या बताता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को। तो नोटेशन क्या हो गया, FUB, U मतलब अल्टीमेट, B मतलब बोल्ट, तो 4 है तो 400 हो गया। जो FYB है वो क्या बताता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो अल्टीमेट को ही इस डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8.8 है, अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन के अंदर ग्रेड 8.8 है, तो आपके पास जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बेटा, बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, 800, शाबाश, 800 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। बेटा ये बताओ अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा बोल्ट का, यील्ड स्ट्रेंथ बताओ कितना होगा, 640, शाबाश, 800 इंटू 0.8 इक्वल टू 640 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं हर चीजें, ये क्वेश्चन था इस बार का SSC का, ठीक है ना, याद रखना इस बार का क्वेश्चन था। ये नोट्स में आप देख लेना, ये नोट्स में पहले से है, और इस बार का क्वेश्चन ये आया था, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को दिक्कत हुई भी होगी। हाँ बेटा एक बात कर रहा हूँ, रुकिए, हाँ बेटा ये ऑर्डिनरी की ही चल रहा है। जब मैं ग्रेड चेंज करूंगा ना, जब मैं ग्रेड, जैसे मैं बोल्ट चेंज करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ग्रेड बता दूंगा कि भाई ये ग्रेड इसका हैगा, ठीक है। अभी ये ऑर्डिनरी की ही बातें चल रही है, क्लियर। हाँ कैसे निकलता है, देखिए, जो आपके पास ग्रेड का पहला नंबर होता है ना, जो बेटा ग्रेड का पहला नंबर होता है, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बताता है, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसको डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिल जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है मिश्रा जी। जैसे कि पहला नंबर क्या है 8, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी हो गई बेटा, 800 हो गई, ठीक है। और जो आपके पास डेसिमल नंबर है वो कितना है 0.8, तो 800 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ऑर्डिनरी बोल्ट में ही है ये 8.8 भी, ऑर्डिनरी बोल्ट में ही है। 10 के बाद चेंज हो जाती है, मतलब कि आपके पास जब ग्रेड 10 पॉइंट कुछ होते हैं ना, उसके बाद से चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ, और ये जो ग्रेड है ये चेंज हो जाती है कब, ठीक है, ये कब हो जाती है, दिस वैल्यू चेंज आफ्टर bolt diameter of 16 mm, bolt diameter of 16 mm। अगर आपके पास 16 के बाद का अगर डायमीटर लोगे तो ये वैल्यू बेटा चेंज हो जाती है। कौन सी, ये जो वैल्यू है, जैसे 8 आप 800 ले रहे हो ना, ये 800 नहीं होता, ये 820, 840, 860 कुछ ऐसे मिलती है, इसलिए वो कभी भी पूछता नहीं है, इसलिए वो कभी भी कहता ही नहीं, ठीक है। कोई सा भी बोल्ट आए आप सिर्फ यही कर देना, आंसर सही होता है, ठीक है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे इंडिया के बाहर के राइटर की, तो आपको ये चीज मिलेगी कि ये जो आपके पास वैल्यू है वो 16 mm के बाद में चेंज हो जाती है, बट इंडिया के अंदर नहीं करते, ठीक है। बट आप जब भी कोई सा बोल्ट आए आप ये कर देना, आंसर सही रहेगा, ठीक है। क्लियर क्या, ये लाइन है लास्ट, ये वैल्यू चेंज जाती है जब 16 mm का डायमीटर होता है। क्लियर है कि यहां तक,
चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से है, कोई कह रहा था स्क्रीनशॉट लेने का, ले लेना। ठीक है, हो गया क्या बेटा? नहीं लेना किसी को भी? बेटा बताएंगे, सब बताएंगे। अगर तुम सब चीज़ अभी जान लोगे तो हम बताएंगे फिर बाद में क्या। मैं चाहता हूँ जो चीज़ें वहाँ जहाँ पर हैं वो चीज़ें वहीं पे ही रहे, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। जो क्लियरेंस वाली चीज़ें हैं मैं आपको सब बता दूंगा। मैं छुपा के मुझे क्या मिलेगा तुमसे छुपा के, ये बताओ। तुम पहले ही चीज़ें पूछने लग जाते हो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें पहले पूरा होने तो दीजिए। क्लियरेंस मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपसे कहूँगा कि भाई 12 से 14 के लिए +1 रखना है क्लियरेंस के लिए, 16 से 24 के लिए D+2 रखना है, 24 से ज़्यादा के लिए D+3 रखना है। अब यहाँ पे लिख लोगे, फिर आगे दोबारा आएगा, फिर मुझे वहाँ पे ज़रूर बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये क्लियरेंस वहाँ वाला लेना है दोबारा। तो जहाँ पर जो चीज़ें आई जाए वो चीज़ें वहीं पे रहने दो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे छुपा के तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो तुम थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए स्टूडेंट में। सब चीज़ एक क्लास में जान लोगे तो ये बताओ कि तुम 9 चैप्टर तक पेशेंस कैसे रख पाओगे। ये चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको 5 स्टार करवा रखा है। जितना नोट्स में होगा मैं कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट होगा, उससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है और उससे कम भी नहीं पढ़ना, सिर्फ उतना पढ़ लेना। तुम्हारे 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, मगर 9 तो हो ही जाएंगे। एक क्वेश्चन आपकी गलती के कारण रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल रहेगा, और न्यूमेरिकल क्या तुमने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो वो होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने आप में, चीज़ें सब पता चलेगा, पर जो चीज़ें जहाँ पर हैं उनको वहीं पे रहने दीजिए। पहली बात कि भाई इसका नाम पूछता है बार बार, इस बोल्ट का नाम पूछता है, ठीक है? क्या कहता है? SFG बोल्ट। और कहता है यहाँ पर जो आपके पास SFG है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? इसका नाम होता है आपके पास हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ओके, हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं, कॉल करके, ठीक है? इसका सबसे पहले बात क्या होती है कि इसका नाम क्या है? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है? दूसरी बात आपके पास आती है कि इस बोल्ट को यूज कहाँ पे करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला जो ऑर्डिनरी बोल्ट था वो मैंने क्या कहा था कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी टाइप लोडिंग लगानी है, मतलब सिंपल टाइप, मतलब लाइट लोड लगाना है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपके पास यूज करते हैं ये जो बोल्ट होते हैं वो यूज किए जाते हैं जहां पे लोडिंग कैसे होती है? रिवर्सिबल स्ट्रेसेस। कैसे होती है? रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस। दिस बोल्ट इज यूज फॉर alternative टाइप स्ट्रेसेस, यूज फॉर अल्टरनेटिव टाइप स्ट्रेसेस, ठीक है? ये बोल्ट किस टाइप के स्ट्रेसेस के लिए होते हैं? जहां पे आपके पास स्ट्रेस कैसे आ रही हो? अल्टरनेटिव टाइप स्ट्रेसेस। जबकि इससे पहले वाली जो स्ट्रेस थी वो किस टाइप की थी? टेंसाइल स्ट्रेसेस थी, ठीक है? अब बात आती है कि यहाँ पे जो ये आपके पास स्ट्रेस जनरेट हो रही है अल्टरनेटिव टाइप, वो ट्रांसफर किस वे में होगी? देखिए इस बोल्ट के अंदर कुछ नाम आ रहा है फ्रिक्शन ग्रिप। क्या आ रहा है? फ्रिक्शन ग्रिप। तो यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रेस आती है ना वो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण से ट्रांसफर होती है। होता क्या है कि ये बोल्ट होता है और ये नट होता है,
तो नट को इतना टाइट रखते हैं कि दोनों के बीच में क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन के कारण से लोड ट्रांसफर हो जाता है टॉप से बॉटम की तरफ। इस कारण से इसका नाम क्या है, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। इस कारण से इसका नाम क्या है, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो यहां पे क्या लिखोगे, लोड ट्रांसफर in this bolt by friction mechanism between nut and bolt, friction mechanism between bolt and bolt। और इस टाइप के जो बोल्ट होते हैं ना, वो कैसे कैसे दिए होते हैं, शोविंग एज 10.8 S। कैसे गिवन होते हैं ये, 10.8 S। और यहाँ पे जो ये S है, इसका बेटा मतलब आपके पास क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ। इसका मतलब आपके पास क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10.8 S। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो कितनी होगी, बताइए, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बोल्ट की वो कितनी होगी, 1000। बिल्कुल सही, कितनी होगी, 1000 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। और जो आपके पास अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, 800। ठीक है, तो बस बात यहाँ पे क्या है कि इस टाइप के बोल्ट के ऊपर जो लोडिंग है वो कैसी आ सकती है, हाई। कैसे आ सकती है, हाई, मतलब किस टाइप से, अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस। ठीक है, क्लियर। बस यहाँ पे ग्रेड के पीछे एस लग जाता है, यहाँ पे बेटा ग्रेड के पीछे बस एस लग जाता है। ठीक है, this bolt designated as showing 10.8 S। हाँ, फ्रिक्शन के कारण ट्रांसफर होता है यहाँ पर, इस कारण से इसको फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। अगर आप देखोगे, जैसे कि आपके पास अब कोड में जाओगे, वही आपके पास 1367। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो बोल्ट है वो आपके पास अवेलेबल कितने होंगे, डायमीटर, हाँ कितने होते हैं डायमीटर, 16 से 32 mm तक ये अवेलेबल है, अवेलेबल इन डायमीटर ऑफ 16 to 32। ठीक है, कितने में आपके पास अवेलेबल है, 16 से 32, अवेलेबल इन डायमीटर ऑफ 16 to 32 mm। ठीक है, अगर आप इनको लेने जाते हैं तो आपको सिर्फ कितने डायमीटर तक मिलेंगे, 16 से 32। जबकि आपके पास जो ये वाले बोल्ट थे वो आपके पास कितने में मिलेंगे, कितने थे, 36 तक थे। ठीक है ना, हाँ लिख लेना, ये कितने डायमीटर तक अवेलेबल है, ये अवेलेबल इन डायमीटर 16 to 32। लिख लिया, हाँ तो बोल दो। चलिए, अब क्वेश्चन बता रहा हूं आईएएस का। ठीक है, अब यूं मत कहना कि लिखवा दो सर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास क्या था, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या था कि M16 NL40, तो कहता है कि यहां पर ये जो 16 है और 40 है क्या बताता है, M16 NL40 यहां पे क्या बोला कि
कि ये आपके पास 16 और 24 क्या बताता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि m यहाँ पे क्या होती है, मेट्रिक यूनिट होती है। तो बेटा जो 16 है वो आपको क्या बताएगा, नॉमिनल डायामीटर, क्या बताएगा, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट को। ओके, और जो आपके पास ये NL होती है, इसका मतलब आपके पास क्या होता है, इसका मतलब आपके पास होता है नॉमिनल लेंथ। क्या होती है, नॉमिनल लेंथ। ओके, क्या होती है, नॉमिनल लेंथ, मतलब ये जो बोल्ट है उसके अंदर ये जो आपके पास जो लेंथ होती है इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेंथ। क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेंथ होती है। ठीक है, हाँ, ये तो नॉमिनल डायमीटर हो गया, और उसने आगे भी दे दिया, उसने आगे भी दे दिया। ठीक है, उसने मतलब कि चीजों को एक्सटेंड करके पूछ लिया। क्लियर क्या, एनएल का मतलब यहां पे क्या है, नॉमिनल लेंथ ऑफ बोल्ट। क्लियर यहां तक। थ्रेडन्स भी ले लिया, हाँ दोनों होती है, दोनों होती है बेटा। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या रहता है, कुछ कनेक्शन डिजाइन करते हैं हम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं। पहला जो आपके पास टाइप का जो कनेक्शन है, जो पहले आपके पास टाइप के कनेक्शन है उनको बता देता हूं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ जॉइंट करके, टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, नॉर्मली आपने आपके लाइफ में जब आपने वर्कशॉप में गए थे तो वहां पर भी आपने दो टाइप के जॉइंट बनाए थे। एक आपके पास क्या था, लैप जॉइंट, एक आपके पास क्या बनाया था, लैप जॉइंट, और एक आपने क्या बनाया था, बट जॉइंट। ठीक है, एक लैप जॉइंट और दूसरा आपके पास क्या था, बट जॉइंट। लैप जॉइंट आपने देख रखा होगा कि जहां पर एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर क्या करवा दिया जाता है, ओवरलैप। तो यहां पर आपके पास क्या बन गया, लैप जॉइंट। और जहां पे एक मेंबर के एंड को दूसरे मेंबर के एंड से जोड़ा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, बट। ओके, ओवरलैप में जब मेंबर में ओवरलैप होगा तो क्या बोलेंगे, लैप, और जब एंड जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपके पास जो डिस्कस कर रहा हूं वो किसको डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास लैप जॉइंट को। इसको डिस्कस कर रहे हैं आपके पास लैप जॉइंट को, कि भाई कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, joint in which overlapping of member is done। ठीक है, जिस मेंबर के अंदर ओवरलैपिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट बोलते हैं। अब मैं इसके डिजाइन के ऊपर आता है, अब हम इसके ऊपर किसके ऊपर आ रहे हैं, इसके डिजाइन के ऊपर आ रहे हैं। डिजाइन ऑफ लैप जॉइंट, डिजाइन ऑफ लैप जॉइंट। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं शियर के अंदर, इन शियर कैपेसिटी, कि जब शियर में डिजाइन करते हैं तो आपके पास इसको कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एक एक करके डिजाइनिंग की तरफ पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब लैप जॉइंट आपको पहले दिखा देता हूं कैसे करते हैं। यहां पर आपके पास एक मेंबर कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, और जो दूसरा मेंबर है वो कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है, दूसरे मेंबर को इस तरीके से रख दिया जाता है। यहाँ पे जो पहला मेंबर है, यहाँ पे जो पहला मेंबर है इसकी थिकनेस कितनी है, T1, और इसकी जो थिकनेस है वो आपके पास थिकनेस कितनी है, T2। ओके, और जो ये ओवरलैपिंग की जाती है ना, ये ओवरलैपिंग की जाती है, ये आपके पास लिख लो, फिर तुम क्या हो गए, लिख लो यहाँ पे तुम क्या हो गए, यहाँ पे लिख लेना ओवरलैपिंग ऑफ मेंबर is overlapping of member is 40 or 40 mm
इन दोनों में से क्या लेना है, मैक्सिमम। जो भी ज्यादा आएगा उसका क्या लेना है, मैक्सिमम। और यहाँ पे टी क्या है, टी है थिकनेस ऑफ मेंबर, जो भी आपके पास कम वाली रहेगी, ठीक है, जो भी आपके पास कम वाली रहेगी। जैसे मान लो T1 T2 सेम है तो जनरली टी ले लेना, और जहां पे आपके पास कम होगा वो आपके पास ले लेना, ठीक है। यहां पर आपके पास कितनी होनी चाहिए, 40 और 40 mm, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आता है वो आपको ये ओवरलैपिंग करवानी है। क्लियर, ठीक है। ठीक है, बेटा ओवरलैपिंग के अंदर जो एक मेंबर है और दूसरा मेंबर है वो ओवरलैप करवाएंगे तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, ओवर आपके पास लैप जॉइंट बोलते हैं। और जो आपके पास ओवरलैपिंग होती है इस लैप जॉइंट में वो 40 mm और 40 का मैक्सिमम, इससे आपके पास कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे तो ज्यादा ही हो, ठीक है। बेशक से तुम पूरा ही कर लो जितना तुम्हारे पास पैसा है, पर जो मिनिमम आपके पास ओवरलैपिंग करनी है, मिनिमम कितनी करनी है, 40 और 40 mm का मैक्सिमम, ठीक है। याद रखना ये मिनिमम क्राइटेरिया है, फिर कहीं तुम क्या हो कि बताया नहीं था, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई इतना ओवरलैपिंग तो होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैपिंग, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैपिंग। और क्या होती है, क्या होती है, मैक्सिमम लेंगे किसका, 40 और 40 mm का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम क्या बताएगा, मिनिमम बताएगा ओवरलैपिंग का, ठीक है। हाँ, टी मतलब थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्लेट। अब आपके पास क्या होता है, अब आपके पास क्या होता है कि यहां पे मैंने कोई फोर्स लगाया P अमाउंट का, मैंने यहां पे कोई फोर्स लगाया P अमाउंट का, तो बेटा वो जो फोर्स रहता है, ठीक है, ये आपके पास बोल्ट लगा दो पहले, यहां पे ये लग गया आपके पास बोल्ट, ठीक है, ये बोल्ट है और यहाँ पे थ्रेडिंग हो रखी है, यहाँ पे क्या हो रखा है, थ्रेडिंग हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और ये फोर्स यहाँ से अंदर आते हुए यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ से होते हुए यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। इस तरीके से यहाँ पे फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, मतलब इस तरीके से फोर्स इन प्लेटों के अंदर से क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, आराम से ट्रांसफर हो रहा था विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, मैं इस लोड को इंक्रीज कर दिया, अब क्या हुआ, लोड इंक्रीज हो गया और जो आपके पास बोल्ट थी उसकी शेयर कैपेसिटी से क्या चले गया, ज्यादा। जैसे ही आप इस लोड को इंक्रीज कर रहे हैं और इसकी कैपेसिटी से ज्यादा जाएगा तो आपके पास जो मेंबर है उसमें बेटा यहाँ पे आपको फेलियर देखने को मिलेगा। कहां पर, यहाँ पर, इस जगह से आपको फेलियर देखने को मिलेगा, और वो भी कितनी जगह से, एक जगह से। अब आपके पास क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे इस बोल्ट को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जहां पे थ्रेडिंग था उस जगह से ये मेंबर क्या कर गया, फेल कर गया। जहां पे बोल्ट में थ्रेडिंग थी उस जगह से आपके पास क्या कर गया, मेंबर फेल कर गया। अब मुझे इसके लिए क्या निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है स्टील के अंदर वो आपके पास क्या होती है, वो फोर्स होता है। याद रखना वो क्या होता है, फोर्स। तो आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो मुझे अगर फोर्स निकालना है तो मैं स्ट्रेस इनटू एरिया करूंगा। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना है परमिसेबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, परमिसेबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। पीएस का मतलब क्या है, परमिसेबल स्ट्रेस। जब मैं बात करूंगा परमिसेबल स्ट्रेस की तो आपके पास यहाँ पे फेलियर हुआ था, यहाँ पे जैसे मैं लोड को इंक्रीज कर रहा था, मैं लोड को जैसे इंक्रीज कर रहा था तो मेंबर यहाँ से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। यहाँ पे प्लेट फेल हुआ है, बोल्ट फेल हुआ है, बताओ पहले यहाँ पे फेल कौन हुआ, बोल्ट या प्लेट, बोल्ट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और मैंने आपको क्या बताया था कि एलएसएम में जहां पे भी एफ यू दिखाई देगा किससे डिवाइड करोगे, जहां पे भी एफ यू दिखाई देगा किससे डिवाइड करोगे, बताओ। जहां पे भी आपको
यार क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा था कि एफ वाई दिखाई दे तो 1.1 और जहां पे एफ यू दिखाई दे वहां पे कितना आएगा, वहां पे आपके पास आएगा 1.25। और आपको देखो यहाँ पे जो बोल्ट है वो फेल हो गया और फेल होके यहाँ पे अलग अलग पार्ट में आ गया। मतलब एक तो आपके पास बोल्ट का ये पोर्शन मिलेगा, ओके, और दूसरी जगह पे आपको बोल्ट कुछ ऐसा मिलेगा इस तरीके से। तो ये जो बोल्ट फेल हुआ है वो किस में हुआ है बेटा, जो बोल्ट फेल हुआ है ये किस फोर्स में फेल हुआ है बताओ, शियर में। और मैंने क्या कहा था कि अगर शियर आ गया तो किससे डिवाइड करोगे, 1/√3 से। किससे डिवाइड करोगे, 1/√3 से डिवाइड करोगे। तो ये क्या बन गया हमारा, परमिसिबल स्ट्रेस बन गया। क्लियर। अब मैं बात करता हूं आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया की। क्रॉस सेक्शनल एरिया की देखो, बोल्ट फेल कहां से हुआ है, थ्रेडिंग वाले में से विदाउट थ्रेडिंग वाले में से। बताओ फेलियर कहां से हुआ है, थ्रेडेड या विदाउट थ्रेडेड, थ्रेडेड वाले में से हुआ है। तो बेटा और कितनी जगह से फेल हुआ है, ओनली एक जगह से फेल हुआ है। कहां से फेल हुआ है, एक जगह से फेल हुआ है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 1 into A net, 1 into A net। और बेटा यहाँ पे जो 1 है ना, ये आपके पास क्या बताता है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। मतलब आपके पास ये शियर में कितने जगह से फेल हो रहा है उतने ही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर एक जगह से फेल हो रहा है तो मैं 1 लिखूंगा, अगर 2 फेल हो रहे हैं तो 2 लिखूंगा, और 3 जगह से हो रहे हैं तो 3 लिखूंगा। ठीक है। तो और ए नेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ए नेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 0.78 इंटू एएस, शैंक एरिया का 78%। तो कितना आपके पास एरिया हो गया, 0.78 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर। यही होगा, यही होगा क्या भाई। ठीक है। तो मेरे लिए जो लास्ट फॉर्मूला बनेगा किसका, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का लैप जॉइंट के अंदर, लैप जॉइंट के अंदर जो आपके पास शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 1 इंटू ए नेट इंटू एफ यू बी, और जहां पे अल्टीमेट आ गया किससे डिवाइड करना है, 1.25 से। और बेटा जहां पे ये शियर आ गया वहां पे किससे डिवाइड करना है, 1/√3 से। और ये फॉर्मूला बन गया आपके पास शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। पेज नंबर 73 देख लेना, फॉर्मूला यही लिख रखा होगा। बट हर चीज कोड में तुम सोचते थे कि ये चीजें है नहीं, कोड में चीजें बनी हैं और इस तरीके से बनी है चीजें। यही फॉर्मूला आपको दिखेगा। क्लियर क्या। मैं पूरा कोड आपको यहां पे सोल्व करवाऊंगा, पूरा की पूरा कोड। कैसी बात कर रहे हो, मैंने बता चुका हूं पहले ही कि कोड कौन सा था। मैं आपको पहले ही कोड बता चुका था कि यहाँ पे कोड कौन सा यूज करना है, तब भी तुम ऐसे पूछते हो कि सर कौन सा कोड। राम बेटा तुमने कल की क्लास नहीं ली, मतलब कल की क्लास अपलोड हो गई होगी, पहले उसको देखना बेटा, तभी चीजें आगे समझ में आई, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों को यूज करूंगा। मैंने क्या कहा था कि जो बेसिक है ना वो बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो चीजें होती है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ। 73 है, 73 या 76 शियर कैपेसिटी करके होगा। क्लियर यहां तक बना लिए। ये था डिजाइन ऑफ लैप जॉइंट इन शियर कैपेसिटी। उसके बाद ये डायग्राम बेटा उसमें सिर्फ अबेंडमेंट होते हैं, मतलब कि चेंज होते हैं, कोड नहीं यूज करते। जैसा कि मान लो तुम्हें मैं अगर इसका बताऊं IS 456 का 456 2000 का, अब आपके पास क्या है कि ये कोड 2000 पहले 5 में रिवाइज हुआ, 7 में हुआ, 9 में हुआ, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 2020 के अंदर भी हुआ था, ये जुलाई के अंदर वापस चेंज हुआ है यही कोड। बट बेटा मैं उस कोड को क्या लिखता हूँ, 2000 ही लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि जो कोड होते हैं ना वो 22 साल के बाद रिवाइज होते हैं। 20 से 25 तक वेरी करता है, जनरली 22 साल में चेंज कर देते हैं, इसी कारण से। तो जो भी कुछ चेंज होता है ना तो वो फ्रंट पेज में आ जाता है, अबेंडमेंट नंबर 1,
अबेंडमेंट नंबर 2, अबेंडमेंट नंबर 3, अबेंडमेंट नंबर 4, अबेंडमेंट नंबर 5। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो हम कोड को चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, अबेंडमेंट बनाते हैं, आगे पेज जोड़ देते हैं और कहते हैं कि पेज नंबर 7 पर ये के की जगह की लिख देना, 25 की जगह 40 लिख देना, ये चीजें कर देते हैं हम, पर चीजें वही रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। एक छोटा सा चीज, ये सब डिजाइन ऑफ लेफ्ट जॉइंट इन शेयर में है। हाँ, ये लेफ्ट जॉइंट इन शेयर में है। ठीक है, चलो आगे पढ़े। चलो दूसरा, जो आपके पास टाइप 2 डिजाइन था, जो टाइप 2 डिजाइन था जिसका नाम आपके पास क्या था, बट जॉइंट, जिसका बेटा आपके पास नाम क्या था, बट जॉइंट है। ठीक है, अब बट जॉइंट आपके पास क्या रहता है कि यहाँ पे मेंबर आपके पास डिजाइन कैसे होते हैं, एंड टू एंड। कैसे होते हैं, एंड टू एंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जॉइंट कैसे होते हैं, जॉइंट इन विच, जॉइंट इन विच मेंबर, जॉइंट इन विच टू members are joined by their and, joined by their and with the help of cover plate, with the help of cover plate। ठीक है, with the help of कवर प्लेट। यहाँ पे जो बट जॉइंट को हम ज्वाइन करवाते हैं वो किसकी हेल्प से करवाते हैं, बट कवर प्लेट की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से करवाते हैं, ऐसा नहीं लिखिए, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, वही पहले फेल होता है, वो थिकनेस पे डिपेंड करता है कि जो इसकी थिकनेस कम होती है वो पहले फेल हो जाता है। बना लिया बेटा ऋषिकेश। ठीक है, अब कवर प्लेट के अकॉर्डिंग ये आपके पास दो टाइप के हो जाते हैं। एक आपके पास होता है सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट, और दूसरा आपके पास होता है डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। सिंगल कवर प्लेट जॉइंट में डबल में क्या डिफरेंस होता है, मैं डायग्राम बना के बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपके पास सिंगल कवर प्लेट जॉइंट है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके पास होती है मेन प्लेट, आपके पास होती है मेन प्लेट, और ये क्या होती है, कवर प्लेट। और इनको किसकी हेल्प से ज्वाइन करवा देते हैं, बोल्ट की हेल्प से इनको ज्वाइन करवा दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो डबल कवर बट जॉइंट है, डबल कवर प्लेट जो बट जॉइंट है वो आपके पास कैसे होता है, एक कवर मेन प्लेट ऐसे, दूसरी ऐसे, एक आपके पास कवर प्लेट इस तरीके से लगेगा और दूसरा कवर प्लेट आपके पास कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेन प्लेट है, ये आपके पास मेन प्लेट है, और ये आपके पास क्या है, कवर प्लेट है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डबल कवर बट जॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, डबल बोल्ट भी होते हैं। ये बेटा सामने से है, ये सामने से है, सामने से। सामने से तुम्हें कैसे पता चलेगा कितने बोल्ट हैं,
इस तरीके से, ठीक है, बना लो इसको। शियर में तो बोल्ट ही फेल होगा, जरूरी नहीं है प्लेट भी फेल होती है, पर जनरली केस में यहाँ पर आपके पास बोल्ट ही बताना है, मतलब डबल बोल्ट डबल कवर प्लेट बट जॉइंट भी होता है। हाँ वो होता है, वो भी होता है, बट वो सामने पीछे से दिखेगा, मतलब ऊपर से दिखेगा। देखो सामने से तो आपको एक दिख रहा है, अगर मैं बाद में टॉप व्यू बनाऊं तो आपको एक प्लेट यहाँ दिखाई देगी, दूसरी प्लेट यहाँ दिखाई देगी, और इनके ऊपर एक कवर प्लेट है। अब पता नहीं यहाँ पे कितने बोल्ट लगा रहा हूँ, तो ये कितने हैं, ये आपके पास 2 बोल्ट है, 2 बोल्ट 2 कवर, इस तरीके से, क्योंकि नीचे वाले आपको अभी भी दिखाई नहीं देगी। क्लियर? क्या आगे बढ़े? चक्कर में अभी सिर्फ एक बोल्ट के लिए बता रहा हूं, इसलिए, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है ये सारी एक बोल्ट के लिए है, ठीक है। अब डिजाइनिंग बता रहा हूं मैं आपको बट जॉइंट का, डिजाइन ऑफ बट जॉइंट, डिजाइन ऑफ बट जॉइंट, ठीक है। इसमें आपके पास क्या रहता है कि आपके पास एक मेंबर ऐसे होगा, ठीक है, एक मेंबर आपके पास ऐसे होगा, एक आपके पास इस तरीके से होगा, ठीक है, और एक आपके पास इस तरीके से होगा, और यहाँ पर इनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा बोल्ट की हेल्प से। ये आपके पास बोल्ट है, यहाँ पे क्या है, इसकी थ्रेडिंग है, यहाँ पे आपके पास क्या है, थ्रेडिंग, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास फोर्स कितना लगा, P। जैसे ही फोर्स यहाँ पे आपके पास जाता है तो ये फोर्स कितने परसेंटेज का होता है, 100%, मतलब जैसे ही लोड अंदर गया तो लोड कितना होगा, 100% होगा। पर जैसे ही ये इस बोल्ट के ऊपर पहुंचेगा तो इसको 2 रास्ते दिखेंगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे, मतलब 50% लोड तो ट्रांसफर होगा यहाँ से, और 50% लोड ट्रांसफर होगा कहाँ से, यहाँ से। यही 50% यहाँ जाएगा, यही 50% यहाँ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर आके 50-50 कितना मिल जाएगा, 100%, और इस तरीके से ये 100% लोड वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लोड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हुआ क्या कि मैंने इस लोड को इंक्रीज करा और इस बोल्ट की कैपेसिटी से क्या ले गया, ज्यादा। जैसे ही आपके पास इस बोल्ट को इसकी कैपेसिटी से ज्यादा पे लेके जाओगे, जैसे ही इस बोल्ट को इसकी कैपेसिटी से ज्यादा पे लेके जाओगे, तो बेटा आपको पता है क्या देखने को मिलेगा कि ये जो बोल्ट है वो आपके पास 2 जगह से फेल हो गया। एक तो फेल हुआ यहां से और दूसरा आपके पास फेल हुआ यहां से। ओके, कहां से फेल हुआ, 2 जगह से। अगेन बात आपके पास क्या आती है कि जो आपके पास ये बोल्ट है यहाँ पर, ये जो बोल्ट है यहाँ पर, ये हो गई थ्रेडिंग। तो एक तो फेल हो रहा है यहाँ से, तो ये एरिया कौन सा होगा, शैंक वाला, और एक फेल हो रहा है आपके पास यहाँ से, तो ये एरिया आपके पास कौन सा होगा, नेट वाला। क्यों, क्योंकि थ्रेडिंग में से फेल हो रहा है और एक विदाउट थ्रेडिंग में से हो रहा है। तो जब मैं आपके पास यहाँ पे इसका निकालता हूँ क्या, डिजाइन स्ट्रेंथ को जब मैं निकालता हूँ, तो अगेन मैं आपके पास यहाँ पे क्या लिखूंगा, परमिसेबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आपको पता है बेटा यहाँ पे कि जो परमिसेबल स्ट्रेस है यहाँ पर, वो आपके पास क्या होने वाली है कि यहाँ पे भी जो बोल्ट है वो किसका फेल हुआ है, बोल्ट का या प्लेट का। इस जॉइंट में भी फेलियर किसका हुआ है, बोल्ट का हुआ है, ठीक है। और बोल्ट फेल हुआ, FU आया, और फेलियर जहाँ पे FU आ गया वहां पे किससे डिवाइड करोगे, जहाँ FU आ गया किससे डिवाइड करोगे, 1.25 से। और अगेन ये जो बोल्ट फेल हो रहा है वो किस में फेल हो रहा है, बताइए। अगेन ये जो बोल्ट फेल हो रहा है वो किस में हो रहा है, शियर में। तो यहाँ पे और साथ में किससे डिवाइड कर दोगे, 1/√3 से। ओके, और जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आने वाला है वो आपके पास क्या आएगा, एक तो फेल हुआ कहाँ से, शैंक एरिया से, और एक फेल हुआ कहाँ से, नेट एरिया से।
ओके। और एरिया अब आपको पता है क्या क्या लेना है, ठीक है। इसका क्या लोगे एरिया, 5/4 डी स्क्वायर, और इसका क्या लोगे, किसका क्या लोगे, 0.78% ऑफ ये, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिजाइन, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, shear capacity of a bolt, ठीक है। याद रखना मैं यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूं ना, शेयर जो मैंने लेफ्ट के लिए बताया, बट के लिए, बेटा ये हमेशा एक बोल्ट के लिए है। तो वो बोलेगा ना 2 बोल्ट है, 3 बोल्टेड है, 4 बोल्टेड है, तो जितनी वैल्यू आ रही होगी एक बोल्ट की, हमेशा जो वैल्यू होती है वो एक बोल्ट की गिवन होती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 बोल्ट है तो 2 से, और 3 है तो 3 से। ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब किसके लिए हैं, एक बोल्ट के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 इंटू ए नेट प्लस में 1 इंटू ए शैंक, और यहां फेलियर हो रहा था आपके पास बोल्ट, जहां एफ यू आगे डिवाइड करोगे 1.25 से, शेयर स्ट्रेंथ निकालने तो डिवाइड कर दिया 1/√3, और ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, बट के लिए। यही फॉर्मूला बन गया बट के लिए, ठीक है। क्लियर क्या, हाँ तो बोल दो, ठीक है। ये बट जॉइंट के लिए है शेयर के अंदर, और उससे पहले वाला बताया था वो भी आपके पास किसका था, शेयर था, वो भी किस में था, लैप के लिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं आपके पास, क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं आपके पास। ठीक है, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिवीजन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लियर क्या, हाँ। तो जितना भी आज हुआ है वैसे बहुत कम हुआ है आज, जो भी होना चाहिए था। पहले हमने पढ़ा क्या, कनेक्शन क्या होते हैं, 2 मेंबर को जोड़ने के लिए जो आपके पास एलिमेंट होते हैं उन्हें कनेक्शन बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक डायनामिक होता है और एक आपके पास होता है स्टैटिक। डायनामिक आपके पास रोकता है अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस को, कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं, रिवेटेड। स्टैटिक के लिए आप प्रोवाइड करते हैं वेल्डेड, क्यों करते हैं, क्योंकि वेल्डेड आपके पास कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं ड्यू टू सडन कूलिंग, क्योंकि वो आने वाले डायनेमिक लोड को नहीं रोक सकते, और जहां मेंटेनेंस कर सकते हैं वहां पे बोल्टेड। ऑर्डिनरी के ही नाम है आपके पास अनफिनिश, ब्लैक, कॉमन, और आपके पास एक नाम और भी था, ठीक है। ये लाइट लोड के लिए लिए जाते हैं क्योंकि ये लाइट कार्बन से बनते हैं, और यहाँ जो अवेलेबल होते हैं कोड के अकॉर्डिंग वो होते हैं M5 to M36, जहां पे M आपके पास क्या है, मेट्रिक यूनिट होता है, और जो आपके पास नंबर है वो होते हैं नॉमिनल डाया, कौन से, जहां पे थ्रेडिंग नहीं होती, और जहां थ्रेडिंग होती है उसे बोलते हैं नेट एरिया, और जहां थ्रेडिंग नहीं होती उसे बोलते हैं शैंक एरिया। आपके पास जो थ्रेडेड पोर्शन है वो शैंक एरिया का कितना परसेंट रिड्यूस होता है, 22, इसलिए कितना रह जाता है, 78% ऑफ शैंक एरिया। और जो ग्रेड होता है, ग्रेड में जो पहला नंबर है वो क्या बताता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को ही डेसिमल नंबर वाले मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। फिर बात करते हैं HSFG बोल्ट। HFG बोल्ट क्या होते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जो रिवर्सिबल लोडिंग के लिए ले दिया जाता है, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग लोड को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोड के ग्रेड के पीछे लग जाता है S, और S क्या शो करता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। क्लियर। लैप जॉइंट होते हैं उनके लिए फॉर्मूला कितना रह जाता है, सिर्फ इतना रह जाता है, और बट के लिए क्या रह जाता है, ये पूरा हो जाता है, ठीक है। कल बात करते हैं बाकी आपसे। क्लियर बेटा, तो पहला नंबर सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना ना। अब जैसे कि मान लो आपके पास 5.8 है, तो यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितना हो गया, 500, और जो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.8 कर देना, ठीक है। हाँ बस, ठीक है, कल मिलते हैं दोबारा आपसे।